ओशो की पूर्व जन्म वाली प्रेमिका। विवेक एक ब्रिटिश नागरिक थी। उसका असली नाम क्रिस्टिन वुल्फ था, एक सुंदर दिखने वाली अंग्रेज लड़की जो ओशो की सन्यासिन बन गई। क्रिस्टिन, जिसे बाद में सन्यास का नाम मिला, विवेक। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपको आपसे मिलाने वाला, आपकी सोच को जगाने वाला, आपका वैचारिक हमसफर देवव्रत। दोस्तों, आज मैं आपके लिए सर्वकालीन सद्गुरु ओशो के अमर प्रेम की अनोखी दास्तां लेकर आया हूँ, जिसे जानकर आपको न सिर्फ प्रेम की अहमियत का एहसास होगा, बल्कि आप भी चाहोगे कि आपको भी ऐसा ही प्रेमी मिले जैसा ओशो को मिला। तो चलिए शुरुआत करते हैं सद्गुरु ओशो द्वारा माँ विवेक को लिखे इस पत्र से। प्रिय विवेक, प्रेम। मुझे पता है कि तुम वहाँ कैसा महसूस कर रहे होगे, क्योंकि अब तुम वहाँ और हर जगह एक बाहरी व्यक्ति हो, और ऐसा ही होना चाहिए। यह दर्शाता है कि ध्यान गहरा हो गया है और तुम पहले जैसे नहीं रहे। ध्यान तुम्हें अपने ही घर में अजनबी बना देता है और अंततः हर जगह बेघर। संन्यास का मतलब है पूर्ण बेघरपन के अलावा और कुछ नहीं। मैंने तुम्हें खास तौर पर इस अनुभव के लिए वहाँ भेजा है, और जब तुम मेरे पास वापस आओगे तो तुम समृद्ध हो जाओगे। मैं खुश हूँ, बहुत बहुत खुश हूँ कि अब रॉबर्ट तुम्हारे साथ है, क्योंकि तुम उसमें मेरा एक हिस्सा महसूस करोगे। कभी कभी उसकी आंखों में देखो और फिर अचानक मुझे याद करो, और मैं वहाँ रहूँगा। वह एक खिड़की और एक मार्ग बन सकता है। लेकिन अब जल्दी वापस आओ, जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। मैं यहाँ अपने विवेक का इंतज़ार कर रहा हूँ, और इंतज़ार कर रहा हूँ, और इंतज़ार कर रहा हूँ। हस्ताक्षर ओशो, 10/11/1971। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि कौन थी ओशो की पूर्व जन्म की प्रेमिका। विदेश में पैदा हुई, पेशे से वकील, अपने कैरियर में सफल और प्रतिष्ठित एक सुंदर जवान लड़की। लेकिन सब कुछ होते हुए भी जीवन में कुछ अधूरापन था उसके घर एक बार सुबह सुबह दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। क्रिस्टीना ने दरवाजा खोला। एक भारतीय उसके घर के अंदर आ चुका था। नाम था रवि। क्रिस्टीन ने पूछा, कहिए कैसे आना हुआ? तो उसने बोला, इधर से गुजर रहा था, बस मन किया तो आ गया। उसने गले में एक माला डाल रखी थी। उसमें एक लॉकेट था जिसमें ओशो की एक सुंदर सी तस्वीर थी, जो उन दिनों सन्यास के समय ओशो अपने सन्यासियों को देते थे। क्रिस्टीन की नज़र उस तस्वीर पर पड़ी तो वो उसमें जैसे खो गई। वह देर तक ओशो की तस्वीर को निहारती रही। उसे लगा जैसे उसके अंदर का सूनापन भर गया हो। क्रिस्टीन ने पूछा, ये तस्वीर किसकी है? रवि ने बताया, ये रजनीश हैं, मेरे गुरु। क्रिस्टीन ने पूछा, ये कहाँ मिलेंगे? रवि ने बताया, पूना, इंडिया में। क्रिस्टीन को मंजिल का पता मिल गया था। क्रिस्टीन कहती है, मुझे कुछ महसूस हुआ और मैं उसके साथ भारत आ गई। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, अपना घर बेच दिया। सब लोग मेरे इस अचानक लिए गए फैसले से अचंभित थे। परिवार के लोगों ने पूछा, कहाँ जा रही हो? क्यों जा रही हो? कब आओगी? क्रिस्टीन बोली, कुछ नहीं पता, बस गुमसुम सी पैकिंग में लगी रही। क्रिस्टीन पूना पहुंचती है। क्रिस्टीन कहती है, मैंने सोचा था यहाँ आकर पहाड़ घूमूंगी, हिमालय देखूंगी, लेकिन मुंबई आकर मुझे आश्चर्य हुआ। मैं रवि के परिवार के साथ उसके घर पर थी। एक दिन जब घर पर कोई नहीं था, दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ एक ऑस्ट्रेलियाई खड़ा था। मैंने उसे भीतर बिठाया। रात उसने कहा, आचार्य रजनीश के लेक्चर में चलते हैं? मैंने कहा, नहीं, मैं किसी लेक्चर में नहीं जाना चाहती। उसने कहा, चलो, यह एक हिंदी लेक्चर था, भारतीयों के लिए। मैंने कहा, नहीं, मैं नहीं जाना चाहती, लेकिन फिर भी मैं चली गई। मुझे नहीं पता क्यों। हमें थोड़ी देर हो गई थी। चर्च गेट के पास क्रास मैदान में ओशो शाल ओढ़े हुए पालथी मारकर मंच पर बैठे थे। वह हिंदी में बोल रहे थे और मैं उनके पीछे थी। वहाँ हजारों भारतीय थे। मेरे लिए यह सब नया था। मैं सोच रही थी, ये क्या हो रहा है? ये आदमी कौन है? हम आगे बढ़े और पास जाकर बैठ गए, और मुझे लगा यही वो क्षण था। ऑस्ट्रेलियाई माइकल ने कहा, चलो चलते हैं, पर मैंने वहाँ से जाने से मना कर दिया, और हम प्रवचन के अंत तक वहाँ थे। क्रिस्टीन को हिंदी समझ नहीं आती, पर वो मनमोहक आवाज़ जैसे कई जन्मों से जानी पहचानी लगी। प्रवचन समाप्त होने के बाद ओशो मुस्कुराते हुए सभी का अभिवादन करते हुए कार की तरफ बढ़ रहे हैं। भीड़ ने उन्हें घेर रखा है और क्रिस्टीन उनकी तरफ खिंची चली आ रही है।
जैसे जैसे क्रिस्टीन ओशो के नज़दीक बढ़ रही थी, उसकी धड़कनें तेज होती जा रही थी। क्रिस्टीन जैसे अलग ही दुनिया में पहुंच गई थी। ये दिव्यता, ये एहसास, उफ, क्या है ये? उन्हें लग रहा था कि कहीं वह बेहोश न हो जाए। उफ, ये रोशनी! वह बिजली की तरह भीड़ को चीरती हुई ओशो के सामने पहुंच जाती है और उनसे लिपट जाती है। सभी अवाक रह जाते हैं, जैसे वक्त ठहर गया हो। ओशो क्रिस्टीन से कहते हैं, कब से बुला रहा हूँ, अब आई हो, इतनी देर कर दी। किसी को कुछ भी समझ नहीं आता। क्रिस्टीन उन कालजयी आंखों में डूब गई। वक्त जैसे 23 साल पीछे चला जाता है। बात उन दिनों की है जब ओशो को घर के लोग प्यार से राजा कहकर पुकारते थे, और क्रिस्टीन है गाडरवाड़ा शहर में ओशो के घर के पास ही रहने वाली शशि, जिसे सभी प्यार से गुड़िया कहते हैं। वह राजा को बहुत प्यार करती है। राजा जब खेलकर थक जाता तो गुड़िया उसे अपने घर से लाई खीर खिलाती है। वो हमेशा राजा का ख्याल रखती है। लेकिन होनी को न जाने क्या मंजूर था। एक दिन गुड़िया को तेज बुखार आया। उसे टाइफाइड हुआ था। गुड़िया की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। जब गुड़िया को लगा कि वह अब नहीं बचेगी तो उसने अपने राजा से 2 वचन लिए। पहला, किसी से शादी नहीं करोगे, और दूसरा, अगले जन्म में मैं जहाँ कहीं भी होऊंगी मुझे अपने पास बुला लोगे। वह गांव के एक डॉक्टर शर्मा की बेटी थी। वह डॉक्टर भी अब मर चुका है। गुड़िया को एक पल में सब याद आ गया था। वह भीगे नेत्रों से अपने राजा को देखती है। ओशो मुस्कुराते हुए गुड़िया से विदा लेकर कार में बैठ जाते हैं। कार चल पड़ती है। कुछ दिनों बाद गुड़िया का संन्यास होता है। ओशो बताते हैं, वह मेरे पास आई और मैंने उससे कहा कि संन्यास ले लो। वह हतप्रभ थी। उसने कहा, मुझे सोचने और डिसीजन लेने के लिए कम से कम 2 दिन का टाइम चाहिए। मैंने उससे कहा, 2 दिन के बारे में कौन जानता है? तुम्हें सोचना है, डिसीजन लेना है तो आज ही, इसी क्षण ले लो। लेकिन वो श्योर नहीं थी, इसलिए मैंने उसे 2 दिन का समय दिया। अगली सुबह वह आई और उसने संन्यास ले लिया। डिसीजन लेने में उसने 2 दिन नहीं, सिर्फ 1 दिन लिया। मैंने उससे पूछा, क्यों? तुम्हें 2 दिन का समय दिया गया है, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? उसने कहा, रात के 3 बजे अचानक मेरी नींद खुल गई और मेरे भीतर से मुझसे कोई कह रहा था, जाओ संन्यास ले लो। यह वह निर्णय नहीं है जो उसने लिया है, बल्कि यह निर्णय उसके बहुत गहरे दिमाग से लिया गया है। विवेक ने अप्रैल 1971 में संन्यास ले लिया और 1973 में ओशो की केयर टेकर बनी। एक बार ओशो ने विवेक के बारे में कहा, विवेक को देखो, जो मेरे साथ सबसे लंबे समय से है, 15 साल से। जब वह पहली बार आई थी तब वह सिर्फ 20 साल की थी। अब वह 35 साल की है। उसने अपनी ज़िंदगी का लगभग आधा हिस्सा मेरे साथ बिताया है और उसने मेरी इतनी ज़्यादा सेवा की है, इतनी प्यार भरी देखभाल, जो आपको सिर्फ महिलाओं के बारे में पुरानी कहानियों में ही मिल सकती है, हकीकत में नहीं। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक वह हर जगह भागती रहती है। उसके पास अपना कोई समय नहीं है। वह हर पल समर्पित रहती है। बस मेरी सेवा करना ही उसका आनंद है। ओशो से किसी के पूछने पर कि आप विवेक के साथ क्या करते हैं, पर ओशो कहते हैं, विवेक मेरे इतने करीब है कि वह लगातार क्रॉस पर रहती है। उसे ऐसा होना ही है। यह कठिन है। मेरे इतने करीब होना दुष्कर है। जितना अधिक तुम मेरे करीब हो उतनी अधिक जिम्मेदारी। जितना अधिक तुम मेरे करीब हो उतना ही अधिक तुम्हें स्वयं को रूपांतरित करना होगा। जितना अधिक तुम अयोग्यता महसूस करते हो उतना ही अधिक तुम महसूस करने लगते हो कि कैसे अधिक योग्य बनो, और लक्ष्य लगभग असंभव लगता है। और मैं कई स्थितियां निर्मित करता रहता हूं। मुझे उन्हें निर्मित करना ही पड़ता है, क्योंकि केवल घर्षण के माध्यम से ही एकीकरण घटित होता है। केवल कठिन से कठिन परिस्थितियों के माध्यम से ही व्यक्ति विकसित होता है। विकास कोमल नहीं होता, विकास दर्दनाक होता है। आप मुझसे पूछते हैं, आप विवेक के साथ क्या करते हैं? मैं उसे धीरे धीरे मार रहा हूँ। उसके लिए एक बिल्कुल नया अस्तित्व पाने, पुनर्जन्म पाने का यही एकमात्र तरीका है। मेरे साथ रहना उसके लिए एक बोझ है और यह काम बहुत कठिन है। ओशो के एक सन्यासी देवकांत बताते हैं, एक दिन अचानक मैंने उससे ओशो के साथ उसके रिश्ते के बारे में पूछा। उसने बताया कि उनके बीच कई सालों से एक खूबसूरत प्रेम संबंध था। वे 1969 के आसपास माउंट आबू में आयोजित एक ध्यान शिविर में मिले थे।
वह 19 या 20 साल की रही होगी। वह ओशो से मिलने से इतना डरती थी कि जब उनकी कार उसके पास से गुजरती तो वह झाड़ियों में छुप गई। एक दिन शिविर के दौरान जब वह गुजर रहे थे तो उन्होंने अपनी कार रोकी और दरवाज़ा खोला। वह शर्माते हुए अंदर गई और उन्होंने पहली बार बात की। वे धीरे धीरे एक दूसरे को जानने लगे और साथ में ज़्यादा समय बिताने लगे। धीरे धीरे एक दूसरे के और करीब होते गए। कुछ समय बाद उन्होंने एक साथ रात बिताई और कुछ समय बाद वे प्रेमी बन गए। उसके बाद वे कभी अलग नहीं हुए। देवकांत कहते हैं, उसे अपना यह जन्म याद था जो अब इसके लिए पिछला जन्म था। उसे याद था कि वह उसके लिए प्रतिदिन भोजन लाती थी। जब वह गाडरवाड़ा में नदी के किनारे मंदिर में लंबे समय तक ध्यान करता था, उसने मुझे बताया कि उसे अच्छी तरह याद है कि एक दिन जब वह 15 वर्ष की थी, वह उसके लिए भोजन लेकर आई थी और कोई उसे रोकने के लिए वहाँ था। उसने कहा, उसे परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। इसके तुरंत बाद वह टाइफाइड से मर गई और शायद उसका दिल टूट गया था। माँ विवेक की रहस्यमय मौत। ओशो के शरीर त्यागने से ठीक 6 माह पूर्व इस मीरा विवेक ने स्वेच्छा से अपना शरीर छोड़ दिया था। तब कम्यून ने अपने वरिष्ठतम सदस्यों को बताया कि निर्वाणों ने नींद की गोलियों का ओवरडोज लेकर आत्महत्या कर ली है, क्योंकि वह अवसाद से पीड़ित थी। न तो प्रेस को उसकी मौत के बारे में बताया गया और न ही यह खबर लीक की गई। देवदत्त कहते हैं, उसके पास जीने का एक और केवल एक कारण था और वह था ओशो को उनके शरीर में रखना। उसने मुझे व्यक्तिगत रूप से यह बताया। जैसे जैसे ओशो की सेहत बिगड़ती गई और यह स्पष्ट हो गया कि वह मर रहे हैं, उसके जीने का कारण उसके साथ गायब हो रहा था। उसका अवसाद बढ़ता गया। जैसे जैसे निर्वाणों का अवसाद गहराता गया, आश्रम में तिब्बती हीलिंग आंदोलन के संस्थापक धीरज, जिन्होंने कई साल पहले मेरी पीठ की चोट में चमत्कारिक रूप से मदद की थी, ने उसका इलाज करने की कोशिश की और उसके डॉक्टर ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। जयेश के साथ रिश्ते में उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था और अब वह ओशो के साथ नहीं रह पा रही थी या उनकी देखभाल नहीं कर पा रही थी। उसका मूड बदलाव और भी ज़्यादा चरम पर था क्योंकि वह अपना संतुलन खो बैठी थी। उसके शरीर पर कोई पोस्टमार्टम नहीं किया गया। मृत घोषित किए जाने के 1 घंटे बाद ही वह अपनी चिता पर जल रही थी। कोई सार्वजनिक समारोह नहीं हुआ। किसी भी तरह से मृत्यु की मान्यता नहीं दी गई, सिवाय अंतिम संस्कार के लिए मुझे दिए गए कई सवाल, लेकिन कोई जवाब कहीं नहीं। आज बस इतना ही। धन्यवाद। अपने जीवन मूल्यों में वृद्धि के लिए अपने इस दोस्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर प्रोत्साहित करना ना भूलें और वीडियो को अपनों में शेयर कर अपने इस दोस्त के छोटे से प्रयास 2 फल ठहरें और अपने लिए सोचें। मैं अपना अमूल्य योगदान अवश्य दें। अगला वीडियो कल सुबह जरूर देखें। धन्यवाद। Thank you for watching. Please like and subscribe our channel and press the bell icon for upcoming updates. I pray you may always be healthy and happy. Thank you for अपने